सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। आज के शो में देखिए, पाकिस्तान में 17 लाख लोग बेघर क्यों हुए, तालिबान पाकिस्तान से क्यों बोला, ये क्रूरता है। इजराइल हमास जंग में अब क्या बवाल खड़ा हुआ और एक्सपर्ट से समझेंगे क्या ये जंग तीसरा विश्व युद्ध शुरू करा देगी। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले पाकिस्तान की कहानी। पाकिस्तान में अफरा तफरी मची है। एक रोज सरकार ने 17 लाख लोगों के लिए फरमान निकाला। कहा, तुम अवैध तरीके से हमारे यहाँ पर आए, 1 महीने का टाइम तुम्हारे पास है, बोरिया बिस्तर बांधो और फौरन निकल जाओ। इस फरमान की डेडलाइन 1 नवंबर 2023 को खत्म हो गई, मगर 17 में से लगभग 15 लाख लोग कहीं नहीं जा सके। अब उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, जबरन भगाने की उन्हें कोशिश की जा रही है। इन सबके बीच हताश निराश लोगों का हुजूम जिल्लत से बचने का आखिरी रास्ता निकाल रहा है। वे किसी तरह ऐसी ज़मीन पर पहुंच जाना चाहते हैं जिसे वे अपना कह सकें, अपना मुल्क, अपना घर, अपना नाम, जहां से उन्हें कोई एक झटके में बेघर ना कर सके। एक नज़ारा देखिए, बेतरतीब सड़कों पर घिसटता काफिला, लोगों के कंधों पर बूढ़े माँ बाप और बच्चों के कंधों पर स्कूल बैग जिनमें संभवतः इतिहास की किताबें भी रखी होंगी। ये बच्चे भी एक अनचाहे इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। इनकी मंजिल अफगानिस्तान है, जहाँ से ये लोग या उनके पुरखे जान बचाने के लिए पाकिस्तान गए थे। कैंपों में रहे, नए सिरे से जिंदगी बसाई, मगर अब उन्हें नए सिरे से विस्थापित होना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में इस समय तालिबान सत्ता में है। उसने पाकिस्तान की आलोचना की है, कहा यह क्रूरता है। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे, पहले कुछ आप बीती सुन लेते हैं। अजीमुल्लाह मोहम्मद 10 बरस पहले पाकिस्तान गए थे, मूल रूप से अफगानिस्तान के हैं। अब उन्हें वापस भेजा जा रहा है। उन्होंने एक मीडिया संस्थान को बताया, मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा परिवार है, सरकार ने कागजात बनवाने का वादा किया था, लेकिन मेरे पूरे परिवार को भगाया जा रहा है। हम कहाँ जाएं? हमारे पास ना तो पैसे हैं और ना ही रहने को छत। दूसरी कहानी सदरुल्लाह की है। वो 4 साल से पाकिस्तान में मजदूरी कर रहे हैं। एक दिन उनके पास अफगानिस्तान लौट जाने का हुक्म आया। कतर के मीडिया संस्थान अल जजीरा से बात करते हुए बोले, हम यहाँ खुले में बैठे हुए हैं, रास्ते में कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने हमें निकालने का फैसला तो ले लिया, लेकिन वापस जाने के लिए ढंग का रास्ता ना दे सके। यह आप बीती महज 2 लोगों तक सीमित नहीं है। ऐसी हजारों कहानियां पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाली सड़कों पर बिखरी पड़ी हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई कहां से, अब इस पर आते हैं। अफगानों को वापस भेजने को लेकर 2 तर्क गिनाए जाते हैं। एक धड़ा कहता है पाकिस्तान सरकार लंबे समय से इसका प्लान बना रही थी, उनके लिए शरणार्थियों को रखना मुश्किल हो रहा था। दूसरा धड़ा कहता है फैसला खुन्नस और आनन फानन में लिया गया। बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम से इसको समझ लेते हैं। 29 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके हुए। इनमें करीब 60 लोगों की मौत हुई। धमाकों के बाद अफगान शरणार्थियों के खिलाफ सख्ती की खबरें आईं। फिर 3 दिन बाद अवैध तरीके से रह रहे शरणार्थियों को देश छोड़ने का आदेश आ गया। चर्चा चली कि बढ़ते धमाकों की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया। इसके पीछे 3 वजहें गिनाई गईं। पहली, इस हमले की जिम्मेदारी किसी संगठन ने नहीं ली, लेकिन शक की सुई तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी की तरफ घूमी। ये गुट पाकिस्तान पर ऐसे हमले करने के लिए कुख्यात है। मौजूदा समय में टीटीपी अफगानिस्तान से ही ऑपरेट करती है। पाकिस्तान ने तालिबान से कई बार कहा कि टीटीपी को अपने यहाँ से निकालो, लेकिन तालिबान सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। इसके चलते पाकिस्तान नाराज रहता है। दूसरी वजह है आतंकी हमले का आरोप। पाकिस्तान की कार्यवाहक सरकार के गृह मंत्री हैं सरफराज बुख्ती। उनका दावा है कि पाकिस्तान में 2023 में 24 बड़े बम धमाके हुए। 14 धमाकों के पीछे अफगान नागरिक थे। बलूचिस्तान में सेना के 2 बेस पर हमले में शामिल 11 चरमपंथियों में 8 अफगान थे। बुख्ती कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। हमने ये सबूत अफगान डिप्लोमैट्स को भी सौंपे, कई बार बात की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तीसरी वजह क्राइम रेट में बढ़ोतरी से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान सरकार का कहना यह है कि अफगानों की वजह से हिंसा और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। अवैध शरणार्थी डॉलर्स की तस्करी में भी शामिल हैं। लेकिन क्या कुछ लोगों की गलती का खामियाजा पूरी जमात को उठाना पड़ेगा?
सरकार से सवाल भी पूछा जा रहा है। फिलहाल वो इसका जवाब देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी उनका फोकस लाखों लोगों को बाहर निकालने पर है। इस मसले को विस्तार से समझने के लिए हमने साउथ एशिया मामलों के जानकार आनंद कुमार से बात की। पूछा, पाकिस्तान सरकार ने अचानक से लाखों अफगानों को वापस भेजने का फैसला क्यों लिया? सरकार दावा कर रही है कि अफगानों की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। उनके दावों में कितना दम है? पाकिस्तान सरकार की नीति रही है कि अफगानियों को इस्तेमाल करना है, और ये नीति हम 1979 से देख रहे हैं, जब वो वहां पे सोवियत यूनियन का इंटरफेरेंस हुआ था अफगानिस्तान में। तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार जो है वो अफगानियों को कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये जो अफगान माइग्रेशन है ये उस समय शुरू हुआ था, तो उस समय तो ये काफी खुश हुए कि वहां से अफगान जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो उसके एवज में इनके पास काफी पैसे आ रहे थे CIA की तरफ से। तो उस समय तो इनको बड़ा अच्छा लगा कि ठीक है, ये शरणार्थी आ रहे हैं, थोड़े दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे, और बदले में हमें मतलब कई बिलियन डॉलर मिलेंगे, जो इन्हें मिला भी। और वो उस पैसे से इन्होंने बहुत सारा हथियार खरीदा, और एक्चुअली CIA ने हथियार इनको डायरेक्ट सप्लाई किया। तो ये सारे हथियार वहां आए। इस हथियार की वजह से पाकिस्तान में एक क्लासनिकोव कल्चर डेवलप हुआ। क्या हुआ कि ये जो हथियार है वो बिल्कुल सरलता से उपलब्ध हो गए, और वहां पे जैसे डेरा बाबा आदम खेल वगैरह जो ऐसी जगहें हैं जहां पे कि ये क्लासनिकोव बनने लगे स्थानीय रूप में। तो ये जो है इनकी जो शुरू से नीति जो रही है, इस नीति ने वहां पे एक गन कल्चर क्रिएट किया है कि जो उसमें सिर्फ पाकिस्तान का ये स्वार्थ था कि अमेरिका से इसके बदले में उनके पास काफी मोटी रकम आ रही थी, और ये जो है अमेरिका को एक बेस प्रोवाइड कर रहे थे वो अफगानिस्तान में अपना जो भी उनका है वो लॉन्च करने के लिए। तो उस समय तो इनको बहुत अच्छा लगा कि भाई पैसे आ रहे हैं और थोड़े से अफगानी आ गए तो कोई बात नहीं है, बाद में बेचारे चले जाएंगे। तो लेकिन जो कुछ भाई जो अफगानी आए वहां पे जिनका घर बार बिल्कुल खत्म हो गया था, वो अब कैसे वापस जाएंगे? तो ये समस्या अब है। और अभी हाल फिलहाल में जो है पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति खुद चरमराई हुई है। ये खुद नहीं उनको समझ आ रहा है कि ये अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। और पहले जो है ये UN से इनको बहुत मदद भी आ रही थी, तो अब जो है क्या है कि ट्रबल स्पॉट्स वर्ल्ड में बढ़ते जा रहे हैं। अभी जैसे इजराइल और हमास की समस्या शुरू हो गई है, रशिया यूक्रेन की समस्या शुरू हो गई है। तो UN के ऊपर भी काफी प्रेशर है कि भाई डिफरेंट जगह पे बहुत सारे रेफ्यूजीज हैं जिनको कि उनको देखना है, और ये जो रिसोर्सेज हैं वो कई जगह पे डाइवर्ट हो रहे हैं। तो अब UN जो है किसी खास पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा फोकस नहीं कर पा रही है, तो अब ये सोच रहे हैं कि किसी तरह से ये रेफ्यूजियों को वापस भेज दिया जाए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पाकिस्तान में आखिर कितने शरणार्थी हैं? टोटल है लगभग 40 लाख। 99% अफगान मूल के हैं। उनके पाकिस्तान जाने की शुरुआत 1979 में हुई थी, सोवियत संघ के हमले के बाद। तब से अलग अलग फेजेस में पलायन हुआ है। मसलन जब 1996 में पहली बार तालिबान सत्ता में आया, 2001 में जब वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ, और फिर 2020 में जब तालिबान ने दूसरी बार काबुल पर कब्जा किया। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इनमें से 13 लाख रजिस्टर्ड शरणार्थी और 9 लाख लोगों को कानूनी वैधता भी मिली हुई है। इनके अलावा 17 लाख ऐसे लोग और हैं जो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते। उन्हें अवैध शरणार्थी घोषित कर दिया गया है, मगर इसमें एक बड़ा पेच है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए आवेदन कर रखा है, जिन्होंने किसी दूसरे देश के वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, और जिनके पास POR कार्ड या माने वैध रूप से पाकिस्तान में रहने के लिए डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं, रिन्यू नहीं करा पाए, तो उन्हें अवैध बता दिया गया। इस लिस्ट में ऐसे भी लोग हैं जो तालिबान से बचकर पाकिस्तान आए थे। वापस लौटने पर उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इस खतरे के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ। इसके अलावा बच्चों और महिलाओं के भविष्य पर भी खतरे की तलवार लटक गई है। एक सवाल और, अगर ये अफगान शरणार्थी नहीं लौटे तो उनके साथ क्या होगा? इसके लिए भी पाकिस्तान सरकार ने प्लान बनाकर रखा है। वापस नहीं जाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। बिना वैध कागजात वाले प्रवासियों के कारोबार और उनकी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेगी।
अवैध प्रवासियों की सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम देगी। इसके लिए खास सार्वजनिक फोन लाइन बनाई जा रही है। नकली राष्ट्रीय पहचान पत्रों की जांच कर उन्हें खत्म करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के संबंध मधुर रहे हैं। सोवियत अफगान वॉर में पाकिस्तान का फुल सपोर्ट अफगानिस्तान को मिलता था। दुनिया भर के मुजाहिद जो इस जंग में लड़ने आते वो पाकिस्तान के रास्ते ही अफगानिस्तान पहुंचते थे। हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है। जब 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया और तालिबान ने सत्ता कब्जाई, तब पाकिस्तान के तात्कालिक पीएम इमरान खान ने कहा था कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी हैं। पर यह दोस्ती दुश्मनी में कैसे तब्दील हो गई? क्यों पाकिस्तान लाखों अफगानियों को देश से निकाल रहा है? इसकी दो बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, सीमा विवाद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा को लेकर लड़ाई हो चुकी है। सबसे ज्यादा विवाद तोरखाम सीमा को लेकर है। ये अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। हर दिन फल, सब्जियों और दूसरी जरूरत के सामानों से लदे सैकड़ों ट्रक पाकिस्तान आते हैं और दवाओं, रासायनिक खाद, चीनी और दूसरी जरूरत का सामान लेकर ट्रक अफगानिस्तान जाते हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि बॉर्डर के पास अफगान तालिबान कुछ गैरकानूनी निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान इसे अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है। वहीं तालिबान इससे इनकार करता है। इसको लेकर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। दोनों तरफ से सैनिक और आम लोग मारे गए हैं। दूसरी वजह है टीटीपी से जुड़ी हुई। पाकिस्तान अफगान तालिबान को गुट तालिबान मानता है। 1996 में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में आया। मई 1997 में नवाज शरीफ ने तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी। 2021 में सत्ता पर तालिबान ने वापस कब्जा किया, तब भी पाकिस्तान ने आगे बढ़कर उनको मान्यता दी। पर एक और तालिबान है पाकिस्तान वाला, वो उसे बैड तालिबान मानते हैं। टीटीपी पाकिस्तान में कई आतंकी हमले कर चुका है। पाकिस्तान की सरकार आरोप लगाती है कि टीटीपी के कई लड़ाके अभी भी अफगानिस्तान में छिपे हुए हैं और वो वहीं से पाकिस्तान पर हमले की प्लानिंग करते हैं। तालिबान कहता है आरोप फर्जी हैं। पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है। हालिया घटनाक्रम पर तालिबान ने क्या कहा है? उसने आलोचना की, कहा ये अमानवीय है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक रास्ते से बात करनी चाहिए। अगर उन्होंने फैसला वापस नहीं लिया तो अंजाम भुगतना होगा। हमने एक्सपर्ट से पूछा, क्या इस घटना से पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते प्रभावित होंगे? तालिबान की नाराजगी का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ सकता है? जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ 1947 में, तो वो डूरंड लाइन जो है एक आर्टिफिशियल लाइन खींची गई थी। अब उसमें जो है एक पठानों का एक बहुत बड़ा जो है वर्ग है, बहुत बड़ी आबादी है, जो एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है अफगानिस्तान में। तो वो डूरंड लाइन के वो दोनों तरफ है और वो डूरंड लाइन जो है वो एक आर्टिफिशियल लाइन है। और जैसे कि जो पठानों के संबंध जो है, सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं वो दोनों तरफ है। अब उनके लिए ये असंभव है कि एक आर्टिफिशियल लाइन की वजह से वो अपने सोशल रिलेशनशिप को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो अब जो पाकिस्तान ने जो है उसको रोकने के लिए, कि ये डर है उनके मन में, शुरू से ये डर रहा है कि कहीं जो पश्तून जो वर्ग है जो पाकिस्तान की तरफ रह रहा है, कहीं वो कहने लगा कि हम तो जी अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे, और अफगानिस्तान के जो पश्तून वर्ग है वो कहने लगे कि भाई ये तो हमारा एरिया है, आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि ये पाकिस्तान में है। तो ये सब समस्याएं आ रही हैं और इन्होंने जो है बॉर्डर पे इस चीज को रोकने के लिए फेंसिंग करी है। तालिबान की नाराजगी का मतलब ऐसा कोई विशेष असर तो मतलब मुझे पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। उससे बस ये हो सकता है कि जो तालिबान इनके साथ जो पाकिस्तान के खिलाफ जैसे जो टीटीपी वगैरह जो एक्टिव है, तो उसको रोकने में थोड़ी कम मदद कर सकता है। लेकिन ऐसे भी तालिबान की स्थिति अभी माने इकोनॉमिक रूप से मतलब काफी डमाडोल है। तो अब उसका स्टेट कंट्रोल पे भी फर्क पड़ेगा। तो तालिबान से बस यही है कि मतलब उनको पाकिस्तान को कोऑपरेशन कम देगा, लेकिन मतलब कोई अभी क्या है कि दोनों जो राज्य हैं, जो पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, दोनों अभी डमाडोल स्थिति में है। तो ये बेसिकली एक क्योस टाइप का सिचुएशन जो है दोनों जगह प्रिवेल कर रहा है। तो इस समय जो ऑलरेडी क्योस है उसमें क्या सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वो क्योस माने और वर्सन हो सकता है। इस मामले में अब तक क्या हो चुका है? पाकिस्तान के
फरमान के बाद लगभग 1,85,000 लोग वापस अफगानिस्तान लौट चुके हैं। पाकिस्तान ने अलग अलग जगहों पर डिटेंशन सेंटर्स बनाए हैं, वहां पर अवैध घोषित किए गए शरणार्थियों को रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई है। पाकिस्तान के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब इजराइल हमास जंग की अपडेट्स जानते हैं। हमास के हमले के बाद शुरू हुई जंग 27वें दिन भी जारी है। शुरुआत में इजराइल का फोकस हवाई हमले पर था, अब उन्होंने ज़मीनी हमला भी शुरू कर दिया है। अब तक कितना नुकसान हो चुका है? इजराइल का दावा, उनके 1400 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 332 सैनिक थे। 17 सैनिकों की जान ग्राउंड ऑपरेशन में गई है। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री का दावा, इजराइल के हमले में गाजा पट्टी में लगभग 9,000 फिलिस्तीनी लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 3,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री पर हमास का कंट्रोल है, उसने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है। दूसरी अपडेट वेस्ट बैंक से आई है। ये फिलिस्तीन का दूसरा प्रांत है, इजराइल के पूरब में बसा हुआ है। 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ हिंसा में 132 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तीसरी अपडेट रफा क्रॉसिंग से जुड़ी हुई है। ये क्रॉसिंग इजिप्ट की सीमा पर है। फिलहाल गाजा पट्टी से बाहर निकलने या अंदर जाने का ये इकलौता जरिया है, क्योंकि बाकी रास्तों पर इजराइल ने ब्लॉकेड लगा रखा है। जंग शुरू होने के बाद रफा क्रॉसिंग को भी बंद कर दिया गया था। फिर अमेरिका के दखल के बाद राहत का सामान लाने वाले ट्रकों को परमिशन दी गई। 1 नवंबर को पहली बार इसे आम लोगों के लिए खोला गया। विदेशी या दोहरी नागरिकता वाले लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त मिली है। इजिप्ट ने कहा है कि उसके पास 60 से अधिक देशों के लगभग 7,000 विदेशी नागरिकों की लिस्ट है। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की जाएगी। इसके अलावा घायलों को भी बाहर जाने दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका इलाज इजिप्ट के अस्पतालों में होगा। चौथी अपडेट जबलिया रेफ्यूजी कैंप से आई है। इजराइल ने लगातार तीसरे दिन इस कैंप पर बमबारी की। हमास का दावा, हमले में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल कहता है जबलिया हमास का गढ़ है, इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। जबलिया कैंप 1948 में बना था। यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक युद्ध से पहले यहाँ 1,16,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड शरणार्थी थे। पांचवी अपडेट जुड़ी हुई है डिप्लोमेसी से। इजराइल के साथ रिश्ता बिगाड़ने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1 नवंबर को जॉर्डन ने अपने राजदूत को वापस बुला लिया। जॉर्डन इजराइल की पूर्वी सीमा पर बसा है। दोनों देशों ने 1992 में डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए थे। जॉर्डन से पहले साउथ अमेरिकी देश बोलिविया ने संबंध तोड़ने की घोषणा की थी। इसके अलावा कोलंबिया और चिली ने भी अपने राजदूतों को सलाह मशवरे के लिए इजराइल से बुलाया है। आपने अपडेट्स जान ली, अब आपको एक ज़रूरी इंटरव्यू की तरफ लेकर चलते हैं। जब से इजराइल हमास जंग शुरू हुई है, तभी से वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका बलवती होती जा रही है। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले की तुलना 109 बरस पहले सरायेवो में हुई एक हत्या से की जा रही है। तब ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के आर्कड्यूक फ्रैंक फर्डिनेंड की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। माना जा रहा था कि तनाव 2 देशों के बीच तक सीमित रहेगा, लेकिन तनाव बढ़ता गया और इस तरह पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। इजराइल हमास जंग में ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों का दखल बढ़ रहा है। इसके चलते इस जंग का दायरा फैलने की आशंका भी बढ़ रही है। इस मसले पर इंडिया टुडे के न्यूज़ डायरेक्टर राहुल कंवल ने किडॉन राखमान से बात की है। राखमान प्रतिष्ठित ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के चीफ फॉरेन अफेयर्स कमेंटेटर हैं। विदेश मामलों पर उनकी अथॉरिटी है। उनसे समझते हैं क्या ये जंग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है। It's not really just my view. I mean, basically, was talking to policymakers, particularly in America, about how they're seeing this conflict, and it became clear to me that their major preoccupation, I mean, is to stop this becoming a regional conflict that drags in Iran and the United States. They are, of course, trying to de-escalate the situation in Gaza, support Israel, but also, push for fewer civilian casualties, humanitarian access, and all of that. But within that context, they are very worried that the next stage in this conflict, and probably the biggest US interest, is to avoid it going regional. And the reason I mentioned 1914 in the column I wrote is that that's a sort of classic case, which I think historians, political scientists have been fascinated with for the last century, because it starts with a terrorist outrage, an assassination. It looks like at the time something that's very confined to Austria and Serbia, but then you then discover that over the really quite quickly 5 or 6 weeks,
it escalates into a conflict that includes Great Britain and therefore also actually India, but France, Russia, Germany, and so on. And the interesting thing about that crisis that unfolded over 6 weeks was that most of the countries involved did not actually want a general European war, but they kind of got dragged into it as various thresholds to international action were crossed. So that, for example, the Russian and German emperors, who were related, exchanged numerous messages during that month of August 1914 saying, you know, we really mustn't allow this to become a war between Russia and Germany, but at a certain point, both countries feel so threatened that they end up at war. And I mean, the analogy, I think, with what's happening now is that you can see, for example, unprecedented conversations between the leader of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, is the de facto leader, and President Raisi of Iran. These are not people who've spoken to each other for decades, but speaking to each other. And in some ways, that's a hopeful sign, but it also shows how anxious they are that this could escalate. And similarly, when Blinken, the US Secretary of State, went to Jerusalem, he didn't just meet the Israelis, he then went on a whole tour of the region because he can see this is a conflict with regional implications. इजराइल पर हूती विद्रोहियों का हमला कितनी बड़ी घटना है? And then the Houthis in Yemen are another complicating factor. They have been engaged in an incredibly brutal war with Saudi Arabia. The Saudis, as you know, come under severe criticism for some of the tactics that they've used in Yemen, indiscriminate bombing, the kind of thing that the Israelis are now being accused of. And the Houthis, it turns out, who were kind of had a public image as a rather ragtag army, actually turn out to have cruise missiles, which they fired towards Israel, which the Americans shot down. But what if they were to do that again? They have tweeted that they would target Eilat, the main Israeli kind of tourist town. And they are a group that don't have much to lose. You know, they've been engaged in an extremely brutal war for some time now. And the other thing is, if you're in Saudi Arabia, which is where I was last week, they're very aware of their vulnerabilities. Earlier in their conflict with the Houthis, their oil facilities were struck by the Houthis. Now, if you took Saudi oil production offline, that would, you know, convulse the world economy. And then the other real vulnerability of Saudi Arabia is Riyadh, a city of many millions of people, is dependent on 2 water desalination plants, both of which could be hit by missiles, either from Iran or from Yemen. आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।